हाँ जी, तो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो देखा है इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या देखा है कि कुछ चीजें एनोड पे निकलती हैं, एनोड पे डिपॉजिट हो जाती हैं, या कुछ चीजें कैथोड पे डिपॉजिट होती हैं। जैसे अभी तक एग्जांपल जो हमने स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल मैंने बताई थी, एक्वस सोडियम क्लोराइड की। तो वहां पे हमने क्या देखा था कि जो क्लोरीन है तुम्हारी वो कहाँ निकलती है, एनोड पे, और कैथोड पे क्या निकलता है, हाइड्रोजन। ठीक है जी, और कैथोड वाली साइड पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जमा होना शुरू हो जाता है। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप एक्वस सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो पीएच ऑफ द सोल्यूशन क्या करेगा, बढ़ेगा, डिक्रीज करेगा, क्या होगा? क्योंकि सोल्यूशन में धीरे धीरे भाई साहब NaOH बनना शुरू हो जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले लेक्चर में दे दी। सोल्यूशन में धीरे धीरे NaOH बनना शुरू, NaOH बेस है, तो बेस का पीएच क्या आता है, 7 से ऊपर। यानी कि जितना ये पीएच NaOH बनता जाएगा उतना पीएच बढ़ता जाएगा, यानी कि वह टाइम पीएच बढ़ता जाएगा। ठीक है, या इसको पूछना बेसिक होगा या एसिडिक, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर होगी। और एक बात यहाँ पे एक और, ये देखो, ये वन इक्विवेलेंट अगर निकली, हम इक्विवेलेंट्स में बात करते हैं, क्यों अभी बताता हूं। तो एक इक्विवेलेंट अगर ये बना, एक इक्विवेलेंट अगर हाइड्रोजन बना, तो ये कितने बन रही है, ये NaOH भी कितना बना होगा सोल्यूशन में, वन इक्विवेलेंट। अगर ये 0.5 इक्विवेलेंट निकला, ये 0.5 बनेगी, ये भी कितना बनेगा, 0.5। ठीक है जी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे एनोड पे लॉस होने हैं, उतने ही कैथोड पे गेन होने हैं। ठीक है जी, जितना एक चीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उतना ही दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। इसीलिए क्या बात करनी चाहिए हमको रिएक्शंस में, ज्यादातर इक्विवेलेंट्स के बात के टर्म्स में बात करनी चाहिए, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में बात करें। जब वो चीजें रिएक्ट करती है तो इट इज बेटर टू कंसिडर देम इन द टर्म ऑफ नॉर्मेलिटी। वो नॉर्मेलिटी इसमें इक्विवेलेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, आपने मॉल कंसेप्ट में करा हुआ है कि जो M1V1 इक्वल टू M2V2, M1V1 बाय N1 इक्वल टू M2V2 बाय N2, वो क्या होता है, नथिंग, दैट इज M1 बाय N1 कर दोगे तो आपके पास नॉर्मेलिटी बन जाती है एक हिसाब से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कैसे, N1 होता है चार्ज ऑफ कैटायन वहां पे। ठीक, अब हमारे पास क्या देखते हैं, तो कहता है फैराडे ने कुछ ना बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, और उसने एक्सपेरिमेंट करे इलेक्ट्रोलिसिस को लेके। उसके मन में ये भाई बात आई कि अगर करंट पास करो किस चीज में से, तो केमिकल चेंज होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में केमिकल चेंज होता है, रिएक्शन होता है। तो जब रिएक्शन होता है तो किसी इलेक्ट्रोड पे कितनी चीज बनती है, डिपॉजिट होती है या इवॉल्व होती है। अगर गैस होगी तो इवॉल्व होगी, यानी कि बाहर निकलेगी, तभी एरो बना हुआ है। इसके साथ भी एरो ऐसे दिखाएंगे। अगर कोई सब्सटा एलिमेंट हुआ, कॉपर वगैरह, सिल्वर, वो डिपॉजिट होना, जैसे आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, और तो कितना डिपॉजिट होता है, उसके लिए उसने कुछ लॉस दिए थे, वो एप्लीकेबल है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सब बात करेंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इवन जब तक वो सॉल्वेंट इलेक्ट्रोलाइट की आयनाइजेशन करा सकता है। ये मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन कब कब होती है उसकी, फैराडे लॉ की। ये लक्ष्य हम लास्ट में करेंगे। तो पहला लॉ उसने क्या दिया, कहता W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये Q क्या है, चार्ज है कूलम्स में। ये Q क्या है, चार्ज है कूलम्स में। कहता कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, चाहे आप कैथोड देखो चाहे आप एनोड देखो, कितनी गैस इवॉल्व होगी, चाहे आप कैथोड देखो या एनोड देखो। ठीक है जी, तो वो क्या आता है, डिपेंड करता है कितने देर तक आपने चार्ज पास करा है, कितना कूलम चार्ज आपने पास करा है। ठीक है, कितनी देर तक करंट पास करा, सॉरी, कितना कूलम चार्ज। देखो आपको पता आई क्या होता है, Q/T। आई इज करंट, तो Q का I इंटू टी। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा, Z की इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक है, W हियर इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड, कोई भी इलेक्ट्रोड देख रहे हो। ठीक है जी, W इज प्रोपोर्शनल टू Q एंड Q इज कूलम। Q क्या है, चार्ज है, किसमें है जी, कूलम्स में, पास थ्रू सोल्यूशन।
अगर आपने इसको आई कूलम को क्यू की जगह आई टी लिखना है तो आपने क्या करना है, आई की जगह क्या आई क्या होता है, आई किसमें होना चाहिए, एम्पियर्स में होना चाहिए, आई एम्पियर में होना चाहिए और टाइम आपका सेकंड्स में होना चाहिए, ये इक्वेशन, तब आपका आंसर ठीक आएगा। ठीक है, अब देखो एक बात नोट करना कि 96500 कूलम जो होता है ना वो 1 फैराडे होता है। क्या होता है, 1 फैराडे। ये इसकी बेटर वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 96487 होती है। ठीक है जी, क्या होती है एग्जैक्ट वैल्यू 96487, वो तो लिखी हुई है मैंने अप्रोक्सीमेटली 96487 कूलम। ठीक है, तो समझ लगी कितना सब्सटेंस यहाँ पे एनोड पे डिपॉजिट होगा, डिपेंड करता है कितना चार्ज पास के, कितना सब्सटेंस कैथोड पे डिपॉजिट डिपेंड करता है चार्ज पास, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बता दो, ये वेट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर मान लो गैस थी, अगर गैस होगी तो W की जगह यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, ठीक है, W की जगह आप क्या लिख दो, गैस का क्या मेजर करते हो, वेट क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे V आ जाएगा, यहाँ पे भी V आ जाएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि Z, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व, वॉल्यूम ऑफ गैस इवॉल्व इसी रूप के भाई साहब, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, ml में, ठीक है, ml में, किसमें, ml में। ठीक, तो Z क्या होता है, Z इज इक्विवेलेंट, Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96500 कूलम्स। ठीक है जी, मतलब क्या, ये एक फैक्टर है Z, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 96500 कूलम्स। ठीक है, तो अगर मैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस की जगह अगर आप मान लो वॉल्यूम है तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम लिख लो, गैसेस है तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम, अगर गैसेस है तो आप इक्विवेलेंट वॉल्यूम लिख सकते हो। 96500 को डिवाइड करोगे तो आपका Z आ जाएगा, Z यहाँ पे भर देना। ठीक है जी, यानी कि अल्टीमेटली गैसेस की टर्म्स में हमने बात करनी हो तो यहाँ पे अगर मैं इसको 1 फैराडे नोट करो 96500 कूलम से। ठीक है, अभी बात करता हूं आगे कि 1 फैराडे इतना ही क्यों होता है। देखो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, VE बाय 96500 कूलम्स IT। ठीक है जी, और अगर वेट की टर्म्स में बात होगी W इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस बाय 96500 इंटू IT। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं क्वेश्चंस, ये इक्वेशंस आप इस्तेमाल कर लो तो क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। वॉल्यूम ml में रखना है या सीसी में। ठीक है, बात क्लियर हो गई। हाँ जी, तो ये क्या मतलब है, ये 96500 फैराडे क्या होता है, बाय 1 फैराडे इज 96487, अप्रोक्सीमेटली 96500 के साथ कैलकुलेशन की जाती है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, 1.602 × 10⁻19 कूलम्स। ठीक है, अगर आप इस टोटल चार्ज को इससे डिवाइड करो तो कितने वैल्यू क्या आती है, इट इज इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर, यानी कि इसमें एवोगाड्रो नंबर है, यानी कि एक इक्विवेलेंट, इसका मतलब होगा एक इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी अगर आप एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट से बात करते हैं, एक अगर एक ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करने के या गेन करके, ऐसा कुछ है ना लॉन्ग रिएक्शंस में, ज्यादातर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही होता है ना। तो ऐसे क्या होगा, फिर हम क्या बात करते हैं कि 1 फैराडे को 1 फैराडे 96487 ही क्यों होता है, बिकॉज उसमें एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। और सब्सटेंसेस जब रिएक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, इक्विवेलेंट्स में रिएक्ट करेंगे तो एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे, या 2 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन देंगे या लेंगे, ऐसा कुछ होगा ना, तो इसीलिए इसकी वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो अब कहता है अगर आप 96500 कूलम्स चार्ज पास करते हो, 9650 कूलम 00 कूलम चार्ज पास करते हो तो सब्सटेंस डिपॉजिटेड क्या होता है, सब्सटेंस डिपॉजिट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, क्योंकि एक इक्विवेलेंट अगर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो एक इक्विवेलेंट ही सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। ठीक है, या अगर आपकी गैस है तो इक्विवेलेंट वॉल्यूम, यहां पे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ये फर्क पड़ जाएगा।
ठीक है, बात क्लियर हो गई, इसीलिए ये वैल्यू 96500 होती है। तो 1 फेरेडे ऑफ, अगर आप क्वेश्चन आ जाता है कि 1 फेरेडे करंट कितना चार्ज, सॉरी, एक फेरेडे चार्ज कितना सब्सटेंस डिपॉजिट करेगा या गैस इवॉल्व करवाएगा, वो कितना होता है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस और इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी। तो ये लिखा हुआ 1 फेरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज एसोसिएटेड विद एवोगाड्रो पार्टिकल्स ऑफ यूनिट चार्ज ऑफ यूनिट चार्ज। ये यूनिट चार्ज की वैल्यू यही होती है ना, आपको पता ना। और इन जनरल विद 1 इक्विवेलेंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, यानी कि 1 इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट के। और एक इक्विवेलेंट कैसे आ जाएगा कि कितना उसका किसी भी एलिमेंट का वेट आपको पता है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ दैट सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस का वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। ये सबसे इजी फॉर्मूला, एलिमेंट जो भी कर लो, एलिमेंट कर लो, एलिमेंट वो क्या होता है, इज इक्वल टू एलिमेंट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट ओवर वैलेंसी, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, अब हमारा फेरेडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आ गया। वो क्या कहता है, कहता है अगर आपने एक से ज्यादा, मान लो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को कैसे कनेक्ट कर दिया है, सीरीज में लगा दिया। सीरीज में आप सीरीज में पढ़ चुके हो, करंट डिवाइड नहीं होता। ठीक है, यानी कि चार्ज हर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में से सेम बहेगा, सेम कूलम ऑफ चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस, फ्लो थ्रू दिस। ठीक है जी। उसने क्या देखा, जब भी ऐसा हो तो W क्या था, पहले वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। ये कहां से आया, अब आप सोचो। देखो अभी फर्स्ट लॉ करा था, W इज इक्वल टू जेड क्यू। जेड क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ओवर 96500। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 1 यहां पे क्यू कर लो, W1 होगा। ये होगी आपकी जनरल एक्सप्रेशन। अगर मान लो दो कनेक्ट कर दिया आपने सीरीज में, इन दोनों का रेशियो निकालो, W1 by W2 कर लो, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 96500 क्यू। अब आप इसको मैं ऐसे लिख देता हूं यार, Q by 96500 और Q by 96500, इक्विवेलेंट वेट ऑफ 2 होगा। ठीक है जी। अब ऐसे भी कट हो जाएगा फैक्टर, तो क्या हुआ, W1 by W2 is equivalent weight of 1 by equivalent weight of 2। ये आपका जनरल एक्सप्रेशन बन जाएगी, W1 by W2 is equal to equivalent weight of 1 equivalent weight of 2। ठीक है जी, क्लियर है। और अगर ये तो वैसे ही कांस्टेंट था, इसको यहाँ पे प्रोपोर्शन रख दो, अगर क्योंकि चार्ज तो सेम बैड है ना, तो इसको क्या बोल सकते हैं, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी, ये आ गया आपका। अगर आपको एक सब्सटेंस का बोले, दो और तीन सेल सीरीज में कनेक्ट करे हुए थे और एक पर्टिकुलर सेल में इतना सब्सटेंस डिपॉजिट हो गया, मान लो कॉपर इतना डिपॉजिट हो गया, फाइन वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट, जैसे सिल्वर और कॉपर को मैंने कनेक्ट किया, तो आपको क्या बताना चाहिए, कॉपर का वेट डिपॉजिट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, आप इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या बोलते हैं, वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट निकाल दो। क्लोरीन कोई गैस निकलती हो तो गैस का यहाँ पे वॉल्यूम भर देंगे। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। ये है फेरेडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, और फेरेडे से अगर हम बोले, कहता जी जनरली हम क्या बोलते हैं, जो मैंने एक स्टेटमेंट आपको बोली थी वो क्या कि 96500 कूलम्स कितना डिपॉजिट कर देगा। अगर 96500 कूलम, अगर चार्ज कितना फ्लो कर रहा हो 96500, तो ये कट गया, तो इट विल डिपॉजिट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। तो यही आपकी फेरेडे सेकंड लॉ की स्टेटमेंट भी यही होती है। ठीक है, अगर आपको मान लो दो स्टेटमेंट दी हो सकती है, या कि जब भी एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं या सेम करंट पास करे, तो सब्सटेंस डिपॉजिट किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट के। वो सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये भी हो सकती है, फेरेडे सेकंड लॉ स्टेट्स दैट 965 कूलम्स ऑफ चार्ज डिपॉजिट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस। कितना सब्सटेंस डिपॉजिट करेगा, इक्विवेलेंट वेट। और दूसरी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, इफ सेम चार्ज, और करंट भी लिख सकते हैं ना, सेम करंट और चार्ज is passed through electrolytic cells, electrolyte solutions connected in series
weight of substance deposited directly proportional to equivalent weight of substance। ये भी सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है, दोनों ही फॉर्म्स, ठीक है जी, क्लियर है भाई साहब। और यही से आपकी जो स्टेटमेंट निकल के आती है, वेन एवर द सब्सटेंसेस रिएक्ट दे रिएक्ट इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट वेट्स, इसीलिए नॉर्मेलिटी बेटर होता है मोलरिटी के बजाय, ठीक है जी। तो देख लो, अब क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे इसके बाद, ठीक है, नोट कर लो। चलो चलते हैं, इसके बाद आपको बताएंगे कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहां कहां अप्लाई होता है, ठीक है जी। थैंक यू। हाँ जी, तो थोड़े से क्वेश्चंस के अंदर आपको जैसे क्वेश्चन मिल जाएंगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एग्जांपल बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल आपको मान लो भाई साहब क्वेश्चन कितना करंट पास कर रहा है आपके, मान लो इलेक्ट्रोलाइट में से, ठीक है जी, ठीक है। तो वो क्या होगा, हो सकता है उस जो इलेक्ट्रोलाइट है आपका, मान लो आपको कोई एक कंटेनर है, इसमें से कितना करंट पास कर रहा है आपने पता करना है। तो आपको करोगे, साथ में उन्होंने ना एक चीज दी होगी, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन करने के लिए उन्होंने सामने दिया होगा कि सेम करंट पासेस थ्रू इलेक्ट्रोलाइट ए एंड थ्रू कोलोमीटर। कोलोमीटर क्या होता है, ऐसी चीज जो हमको डिटरमिन करने में हेल्प करती है कि कितना करंट पास करा होगा, ठीक है जी। कुछ नहीं है, सिल्वर इलेक्ट्रोलाइट है, सॉरी सिल्वर का एक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है सिल्वर का। इसमें क्या होता है भाई साहब, ये जो डिश है, ये बाहर वाली जो डिश है, ये किसकी बनी होती है सिल्वर कोलोमीटर में, प्लेटिनम की, किसकी, प्लेटिनम की। और वो क्या काम करती है, कैथोड की। और सिल्वर का आपका एनोड होता है, एनोड किसका होता है, सिल्वर का, ठीक है भाई साहब। और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो क्या होगा, करंट पास करोगे तो कितना सिल्वर यहाँ पे आपका डिपॉजिट हो जाएगा। मान लो भाई साहब कैथोड पे रिडक्शन होनी है, तो सिल्वर यहाँ पे कितना डिपॉजिट हो जाएगा। पहले आपने करना है, एक्सपेरिमेंट करने से पहले इस डिश का वेट कर लेना है, खाली डिश चलाने से पहले। बाद में जब आप एक्सपेरिमेंट कर लो, उसके बाद क्या करना है, डिश को अच्छी तरह से मतलब साफ ड्राई करके, पानी पुनी का वेट ना हो, सिर्फ जो डिपॉजिट हुआ सिल्वर उसका वेट, दोनों का वेट का डिफरेंस सिल्वर पर कर देगा। और आपको पता है वो रिलेशन आप लगाते ही हो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू, मान लो वो जो सेकंड लॉ W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट पता है कितना, वेट आपने डिपॉजिट सिल्वर का देख लिया वहां से, और दूसरे का इक्विवेलेंट आपको वेट पता हो तो W निकाल लोगे। और W से आगे आप क्या निकाल सकते हो, फर्स्ट लॉ लगा लो, W इज इक्वल टू ZQ लगा लो, कितना कूलम करंट पास कर निकल आएगा। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। हो सकता है सिल्वर कोलोमीटर की बजाय आयोडीन कोलोमीटर दिया हो, क्या दिया हो, आयोडीन कोलोमीटर, उसमें पोटाशियम आयोडाइड होगा। पोटाशियम आयोडाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन में। आगे क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बनाने के लिए टाइट्रेशंस में डाल सकते हैं, हाइपो सोल्यूशन के साथ टाइट्रेशन होती है स्टार्च सोल्यूशन के साथ, ठीक है, आयोडीन की। वो आप देखो टाइट्रेशन वाला बाकी एक्सपेरिमेंट वहां पे जोड़ देंगे कि इतना आयोडीन इवॉल्व हुआ, और जो आयोडीन इवॉल्व हुआ इतने हाइपो सोल्यूशन के साथ वो रिएक्ट करता है, ठीक है। तो यहां से आप आयोडीन कितना M1 V1 M2 V2 लगा के कितना आयोडीन निकला होगा, आयोडीन जितना निकला होगा वो देखने के बाद वहां से आयोडीन का इक्विवेलेंट वेट, ठीक है जी, यहाँ पे वॉल्यूम की बजाय वेट की बजाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम यूज कर लेना, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, ठीक है, ये सॉरी इक्विवेलेंट वेट की बजाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम यूज कर लेना, यहाँ पे आगे चलता जाएगा, ठीक है। कितना वॉल्यूम आया, वहां से आप इक्विवेलेंट वॉल्यूम निकाल लोगे, इक्विवेलेंट वॉल्यूम से आप इक्विवेलेंट निकाल लोगे, वेट निकाल लोगे, वेट वही करके आगे आपका क्वेश्चन यहीं से चल पड़ेगा, ठीक है। आयोडीन का अगर आयोडाइड का दिया हुआ तो देख लेना भाई, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं वो कर लेना, करेंगे हम आगे जाके थोड़े से। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन में कैसा लिंक क्वेश्चन आ सकता है कि एक में कितना डिपॉजिट हुआ वो पता करो। आपको करंट भी नहीं पता होगा, पर वो पता होगा कि हाँ वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो किसमें कनेक्टेड था, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसके साथ कनेक्टेड था, सिल्वर के एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ कनेक्टेड था, वो कोलोमीटर है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। तो वहां पे सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ वहां से पता चल जाएगा। फिर ये इक्वेशन लगाओ, फिर यहाँ से करंट निकालो, फिर यहाँ से W निकाल लो। ये दोनों फॉर्मूले आपस में ऐसे इंटरप्ले होते रहेंगे, ठीक है। अच्छी तरह समझ लो, सवाल ट्राई करना। थैंक यू। खत्म है मेरी तरफ से फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसको न्यूमेरिकल बचे हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन कराऊंगा आपको सिर्फ इसके जेई वाले, ठीक है। थोड़े आप ट्राई करो, उसके बाद देख लेंगे क्या हुआ।
ठीक है, क्वेश्चन कराऊंगा आपको थोड़े जेई वाले, तो वही कराऊंगा। ठीक है, तो आप करके देखना। चलो ओके। हाँ जी, तो अब आपको एक एमसीक्यू मिल जाएगा और कि फैराडे लॉ अप्लाई कहाँ कहाँ कर सकते हो आप। तो ये मैंने 3 कंडीशंस लिख दी हैं। सबसे पहले, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वैलिड ओनली टू प्राइमरी चेंजेस अकरिंग एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, नॉट टू सेकेंडरी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मान लो जैसे मैंने बोला था NaCl की मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कराई थी, वही चल रहा है अभी, बेसिक आप बोलोगे वही बोली जा रहा हूँ बार बार, बट बाई एग्जाम्पल कोई भी हो, हर जगह लॉ तो वैलिड रहेगा ना। ठीक है ना, तो क्या होने वाला है, देखो जैसे क्लोरीन निकली थी, अगर क्लोरीन वापस NaOH में डिसॉल्व हो जाती नीचे जो आपके अंदर बन रहा था सोल्यूशन के अंदर, इसके साथ रिएक्ट करके मान लो आपकी NaClO बन जाता, सोडियम हाइपोक्लोराइड बन जाता, सोडियम क्लोरेट बन जाता, कुछ भी बन जाता। ये कितना बना होगा। अगर आप ये सोचोगे आप करंट से ये अंदाजा लगा लो, तो ये आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते। ये कितना बना है, इट कैन नॉट बी वैल्यूएटेड, क्योंकि ये सेकेंडरी चेंज है। जो फर्दर आगे एक जो प्रोडक्ट बना है उसकी आगे रिएक्शन होके बन रहा है, उसके लिए वो करंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है ना, तो आप वो वाले कितनी अमाउंट इसकी बनी, कितनी अमाउंट इसकी बनी, ये नहीं अंदाजा लगा सकते, आप इसका अंदाजा जरूर लगा सकते हो। ठीक है, अगली बात, एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रोलाइट बोथ इन सोल्यूशन एंड फ्यूज स्टेट। या तो आप उसको क्या बोलते हैं, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया हो, और या वो पिघली अवस्था में हो कि आयन सेपरेट हुए हो। ठीक है जी, ये एक रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जहां जितने मर्जी टेम्परेचर पे कर रहे हो, प्रेशर पे कर रहे हो, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ही हो रहे ना, और इलेक्ट्रॉन को क्या लेना देना बाहर कितना टेम्परेचर है, सवाल है क्या बाहर कितना प्रेशर है। ठीक है, उसका एक हो सकता है सवाल है लिखा हो टेम्परेचर प्रेशर चेंज कर दिया, आपने ये नहीं सोचना, आपने बोला कि हाँ वैलिड है, मैं अपने नॉर्मल लॉ लगाऊंगी या लगाऊंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की नेचर के भी इंडिपेंडेंट होते हैं। कब, एक नेसेसरी पॉइंट है सॉल्वेंट से इंडिपेंडेंट होने के लिए, सॉल्वेंट की नेचर से इंडिपेंडेंट क्या, कि सॉल्वेंट शुड बी एबल टू प्रमोट डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, मतलब वो उनको सेपरेट कर पाए। यहाँ पे वैसे तो कभी कभी आयोनाइजेशन वर्ड बहुत लीनियंट लिख लेते हैं, बट मेरे लिए ज्यादा बेटर वर्ड डिसोसिएशन रहेगा, क्योंकि देखो मैंने पहले बोला है आयन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर आयंस तो ऑलरेडी है। वाटर का काम, सॉल्वेंट का काम उसके आयंस बनाना नहीं है, उसके आयंस को सेपरेट करना है। ठीक है ना, तो यहाँ वर्ड डिसोसिएशन भी लिखा हो सकता है, आयोनाइजेशन भी लिखा हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस में आपके फैराडे लॉ लग जाएंगे। ठीक है, चलो आगे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।